यस। अब दोनों का ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। यस। और जो भी प्रश्न पूछता हूँ उनके जवाब देने। आते तो बता देना है, नहीं आते तो सुन लेना है। यस। ठीक है। मेरे को जो आएगा मैं बता दूंगी। अब लेसन नंबर 1, 3 और 4, ठीक है। तुम्हारा फर्स्ट टेस्ट में इसी में से प्रश्न पूछेंगे और तुम्हारे सर ने प्रश्न सारे लिखवा दिए। उन सारे प्रश्नों के उत्तर आज हमने ढूंढे दिलीप की सहायता से और जवाब व्यवस्थित मिल गए सभी के। और जो लेसन हमने यहाँ पे कंप्लीट नहीं किए उनके भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे अपन ने इसी तरह निकाल लिए। इसी तरह डाल दी। यस। तो इस पीडीएफ में हम लेसन नंबर 1, 3 और 4 इनमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका डिस्कशन करेंगे। यह तुम्हारे फर्स्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग है, समझ गए। तो अब अपन जितने भी स्लाइड है उन स्लाइडों को व्यवस्थित रूप से समझते हैं और ध्यान से सुनना ताकि कल प्रॉपरली तुम्हें सारी चीज़ें याद आ जाए। ठीक है। ऐसे सोचना नहीं पड़े क्या था, हाँ ये रहा, इसका ये रहा। सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें क्या करना है, आंसर्स लिखने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नेहरू जी द्वारा दिया गया प्रसिद्ध भाषण कौन सा है, बताओ। टेस्ट विद डेस्टिनी इतना सही लिख सकते हो और ज़्यादा डिटेल में लिखो तो और अच्छी बात है। ज़्यादा डिटेल में लिख रहे हो तो और अच्छी बात है। इतना सा लिख सकते हो। हाँ, ये इंग्लिश का वर्ड है, इसकी हिंदी डिटेल भी है। ठीक है। भाग्यवंतु का चिर प्रतीक्षित। तो इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश नाम ही याद करेंगे यहाँ पर। बाकी फिर भविष्य में हम हिंदी नाम भी याद कर लेंगे। यस। अगला क्वेश्चन है, अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल कौन सा था। जब हमने लेसन नंबर 1 पढ़ा था उसमें देखा था कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसमें मतलब बहुत बड़ी हिंसाएं हुई थी और ये हिंसाएं वहाँ पे ज़्यादा हुई थी जहाँ पे मुस्लिम लोग ज़्यादा थे, है ना। वहीं पे ज़्यादा ये घटनाएं अपन को देखने को मिली थी। और अपन को पूछते हैं कि भाई ये साल कौन सा था, तो अपन को क्या बताना है, 1947 बता देगी। और कहाँ कहाँ कौन कौन सी घटनाएं हुई अपन उसके बारे में डिटेल में जानते ही। उसके अलावा भी अपने जो राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था उसमें भी विभिन्न प्रकार की दिक्कतें अपन को देखने को मिली थी। ठीक है। अब हमारा सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट प्रश्न, राष्ट्रीय निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियों कौन कौन सी, यानी कि हमारा जो राष्ट्र निर्माण यदि हमें करना है तो राष्ट्र निर्माण के लिए कौन कौन सी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। एक मिनट। एकता, लोकतंत्र और सभी वर्गों का बिल्कुल व्यवस्थित सटीक आंसर देने, सर टिक करके नंबर दे दे, ऐसा काम करना है, ऐसे नहीं सर पटे। तो पहला क्या लिखेंगे, एकता व अखंडता की चुनौती। डिटेल में क्या लिखेंगे, भारत को एकता के सूत्र में बांधना, क्योंकि भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते थे और सभी को एक साथ लाना थोड़ा सा कठिन था। फिर है लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, यानी कि किस प्रकार देश की व्यवस्था को चलाया जाए, किस प्रकार नियमों के ढांचे संविधान को तैयार किया जाए। तो बहुत, यानी कि 2 सरकार भी चली थी, एक अंतरिम सरकार और एक मतलब अपने देश को चलाने के लिए। यानी कि संविधान का एक सरकार जो वो थी जो संविधान पर काम कर रही थी, एक सरकार वो थी जो, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं जैसे हमारा संविधान बना, ठीक है, उससे पहले विभिन्न प्रकार के मंत्री बनाए गए थे, उनको अस्थायी रूप से बनाया गया था। फिर बाद में संविधान बनने के बाद वो सारी चीज़ें क्या कर दी गई, परिवर्तित कर दी गई। समझ गई, ये कॉन्सेप्ट है। और लास्ट है विकास की चुनौती, किस प्रकार देश में डेवलपमेंट किया जाए। आगे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, किस प्रकार विकास मतलब अपन मतलब ये मॉडल अपनाए गए। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई और इसके अलावा भी पाकिस्तान ने बहुत अपने उंगलियां चुभोई है, तो उससे भी हमें निजात मिला है ना। अब आज के समय हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती,
और तीसरा है विकास की चुनौती। अगला प्रश्न, छोटे बच्चे जानते हैं, गणतंत्र दिवस पवन बताएगा। और स्वतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? हाँ, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। नहीं, प्रश्न में उल्टा घुमा देता, मेरे को पता है तेरे को, तो है ना सरल सरल प्रश्न आराम से बता देती है, तो मैं उत्तर को प्रश्न बना लेता हूँ। मैंने सही बताया। ठीक है, पवन ने सही बताया। अगला प्रश्न है, द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात किसने की? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और अब डिटेल में अगर हम बात करें तो ये क्या चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग राष्ट्र होना चाहिए। इनकी आबादी बराबर थी हिंदू और मुस्लिमों की। अब फिर एक और बात कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई? तो कब हुई कि 1906 में हुई। और कहाँ पे हुई? तो ढाका नामक स्थान पे। ठीक है, कहाँ पे? हाँ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। इसीलिए ये संगठन बना, इस संगठन के कारण दोनों देशों को अलग करना पड़ा। फिर अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? बताओ। खान अब्दुल गफार। खान अब्दुल गफार खान। मेरे को नहीं पता ये आगे और पीछे खान क्यों लगाता है। खाता है अब्दुल गफार नाम भी तो अच्छा है ना, शायद, है ना। ये क्या है कि मतलब दोनों तरफ था ना, ये नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान अलग हुए, है ना, ऐसे ही था कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए इसने इधर भी खान लगा दिया, इधर भी खान लगा दिया। फर्स्ट खान पाकिस्तान के लिए, लास्ट खान अपने लिए। ठीक है, क्या पता ऐसा दिमाग लगाया होगा इसने। अगला क्वेश्चन है, किन दो प्रांतों का बंटवारा धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर हुआ? बताओ। पाकिस्तान और भारत। सही है। क्या? धार्मिक बहुसंख्यकों के आधार पर दो संप्रदायों का मतलब दो प्रांतों का बंटवारा हुआ। धार्मिक से पहले थोड़ी हुआ था। पहले कहने का मतलब दो देशों का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ, या जो वहाँ पे लोग रहते हैं उसके आधार पर। भारत पाकिस्तान ही, क्योंकि मुस्लिम ने पाकिस्तान चुना और हिंदू इधर ज़्यादा थे तो इन्होंने अपना भारत चुन लिया। अपन फायदे में, धार्मिक बोला, धार्मिक में तो सब आते हैं। अपन फायदे में, धार्मिक है ना, धार्मिक यानी धर्म के आधार पर, यानी कि जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अपने भारत में ज़्यादा है और मुस्लिम धर्म के पाकिस्तान में, ऐसे हम कह सकते हैं। समझ गई कि नहीं? मत गए। तेरे को आगे समझे? यस। अब इसकी तरफ भी देखना पड़ेगा। और कब हुआ था आज़ाद? 1948 नहीं, 15 अगस्त 1947 को अपना देश भारत आज़ाद हुआ था। और ये बात हर झंडे पे हर मार साहब कहता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, कौन से शहर सांप्रदायिक अखाड़े में तब्दील हो गए? अभी हमने बात की थी कि बहुत सारे दंगे हुए थे, है ना, बहुत सारी हिंसाएं हुई थी। तो सबसे ज़्यादा ये मात्रा कहाँ रही? लाहौर में, अमृतसर में और कलकत्ता में। 3 जगह की बात करें तो 3 जगह सबसे ज़्यादा हिंसाएं, अमृतसर और कलकत्ता, 3 जगह बहुत ज़्यादा धर्म के आधार पर हिंसाएं हुई थी। और मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा हो सकती है, इसीलिए लाहौर तो बड़ा राजधानी है। हाँ। तो वो आज भारत में थोड़ी। लेकिन उस समय वहाँ हिंदू होंगे ना, हाँ। विभाजन हो रहा था उस समय, फिक्स थोड़ी उनका होगा। लोग तो आ रहे जा रहे थे ना, बहुत मतलब परिवहन बहुत चल रहा था, हमने देखा था। लोग विभिन्न जगह से अपने मतलब जिसको जिधर जाना है जा रहे थे, आ रहे थे। और कुछ के जगह जमीन इधर छूट गई, किसी के पैर डांडे छूट गए, है ना। ये बात भी तो पढ़ी थी अपन ने, सब था लेसन में। नहीं, पर वो लाहौर बस में नहीं जुड़ी बात। नहीं, वो तो उसका हिस्सा बन गया विभाजन के समय, सीमा का निर्धारण हुआ उसके अनुसार। ठीक है, अब पहले भारत ही तो था, पाकिस्तान। तीनों के नाम वापस बताओ। लेकिन वो छोटा भाई मतलब वो क्या बेटा बन गया है ना, ऐसे। तीनों के नाम वापस बताओ। लाहौर, वापस बता दो। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी में मुस्लिम कितने परसेंटेज थे? तो 1951 की बात करें तो 9.8%। कितने? 9.8%। अब महात्मा गांधी की हत्या कब की? 30 जनवरी 1948। और कब हुई? शाम को 5 बजे, जो अपने कोचिंग का टाइम रहता है। ठीक है, हाँ। और किसने की वो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मुंह से बता देता हूँ। मातू नहीं, नाथूराम गोडसे। ठीक है, अब मैं ऐसे बोलूँगा, गोडसे, नाथूराम
गोडसे बोल। नाथुराम गोडसे। ગોડ હોય કે सिंपल भाषा में नातुबा હા કોઈ એનો સાથ જાતે પણ હું કીધું કે ગોડ હોય કે ગોડ ड से डमरू ગોડ છે ठीक है नाथुराम गोडसे याद रह जाएगा ये पीडीएफ में नहीं लिख रखा है नाथुराम गोडसे तो याद रख लेना इतना सब याद रख सकते हैं अपनी मेमोरी बहुत तेज है। आजादी के समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी 565 बहुत अच्छा 565 रजवाड़े थे और एक एक को पकड़ के साइन करवा ली हस्ताक्षर करवा लिए। રજવાડે अभी बात करते हैं अगला क्वेश्चन उसी पर है। यस रजवाड़ों के भारतीय संघ में विलय होने के हस्ताक्षर को क्या कहा जाता है? विलय होने को क्या कहा जाता है यानी कि रजवाड़े भारत में मिले जब एक श्रेष्ठ भारत बन रहा था तो मिले वो भारत में तब क्या कहा गया उनको यानी कि जो एक सहमति पत्र बनाया गया उसको क्या कहा गया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक बार और बोलो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन સ્ટ્રેસ में हाँ बोल और बोल इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन मैं भूल जाऊंगी आता होगा तो हाँ। मेरे को कितना आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन ठीक है नहीं बोल जाए। बस 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 बहुत किन रजवाड़ों का विलय थोड़ा कठिन साबित होता है कुछ तो ऐसे थे अरे हाँ लाओ कागज हम साइन करते हैं हो गए कुछ खड़ूस होते हैं साइन नहीं करते मुश्किल करते हैं चाहे किसी भी कैटेगरी का पद वाला हो लेकिन हाँ लेकिन यहाँ पे भी कुछ राजा ऐसे थे कि थोड़ी दादागिरी है हम मिल जाएंगे हम तो आराम स्वतंत्र रहेंगे वो देख रहे थे कि 2011 में 2023 में भी हमारा शासन चलेगा है ना उस समय वो स्वतंत्र होते तो आज उनका राज चल रहा होता लेकिन सालों को पकड़ पकड़ के सैन सबसे करवा दिए और आज भारत को एक विकासशील भारत की प्रगति पर पहुंचा दिया है। ये बताऊं जूनागढ़ हैदराबाद मणिपुर जम्मू कश्मीर यस जूनागढ़ हैदराबाद कश्मीर मणिपुर ये जो रियासतें थी इनका जो विलय है इसमें कठिनाई से हुआ था लेकिन हो गया। જૂનાગઢ મણિપુર वापस सुन ले जूनागढ़ हैदराबाद कश्मीर मणिपुर बस इन सभी का विलय थोड़ी सी कठिनाई से हुआ था बल के प्रयोग से हुआ था लेकिन हो गया। अरे नहीं ठीक है? हैदराबाद में तो सेना ने पहले नहीं किया वो तो लूटपाट मचा रहे थे हाँ सेना को कठिनाई से हुआ पर हो गया। આગે પ્રશ્ન આવ્યો नेक्स्ट हैदराबाद के शासक को कहा जाता है बताओ? निजाम। क्या कहा जाता है? निजाम। अगला प्रश्न हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है? નિજામ निजाम। इसका उत्तर ही मैंने लिख दिया है हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका उत्तर तुम्हें खुद ढूंढना है। बता हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है? નિજામ निजाम। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न हमने बहुत डिटेल में देखा था और प्रश्न है हैदराबाद एवं मणिपुर का भारतीय संघ में विलय पर टिप्पणी करो। एक उसको एक मिनट हैदराबाद में तू कर दे। हैदराबाद का शासक निजाम होता था हैदराबाद का शासक निजाम सबसे पहली बात મણિપુર બધું हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। अरे हाँ दूसरा मैं बात बताते रहो ना तेने बता दिया है इसके शासक को निजाम कहते थे। तीसरी बात बताओ। दूसरी बात ये थी कि इसकी सेना इससे मतलब खुश नहीं थी क्योंकि वो भारत में मिलना चाहते थे और था। जो निजाम था वो बहुत अमीर था पैसे वाला था इसीलिए इतने नाटक कर रहा था। और पैसे वाला कैसे हुआ? હે? लूटपाट हो जाएगी। हाँ राज हाँ। उनके सैनिकों को राजवाड़े पहला उसने नहीं मचाई थी पहला तो रजाकार। लोगों ने आंदोलन चलाया रजाकार था। कहा जाता था वो मिल नहीं रहा था तो उन्होंने आंदोलन चलाया आंदोलन के क्रोध में आके उसने फिर यस लूटपाट सारी मचाया, बात तो करेंगे फिर बल अभी दबाया। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन ठीक है बीच बीच में तो बुरा आता है हाँ निजाम चाहता था कि हैदराबाद भारत से अलग रहे हाँ। आजाद रियासत बने लेकिन हैदराबाद में रहने वाले लोग खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि भाई हमको किसमें मिलना भारत है? में। भारत संघ में हमारा भी झंडा वही होगा तिरंगा। लेकिन निजाम नहीं चाहता था। ठीक है कोई बात नहीं। तो वहाँ के जितने भी लोग थे उन्होंने निजाम के खिलाफ आंदोलन क्या कर दिया? चला दिया। अब आंदोलन हुआ आंदोलन को देखकर इस निजाम ने क्या किया कि इसके जो सैनिक थे वो रजाकार के नाम से जानते थे उन रजाकारों को भेजा
कि जाओ इनको ठिकाना लगाओ। तो रजाकारों ने क्या किया, लूटपाट मचाने लग गए, चोरी चकारी करने लग गए और हत्याएं करने लग गए और बलात्कार जैसे काम करने लग गए। तो इसी कंडीशन के कारण क्या हुआ बताओ, फिर भारत सेना ने आक्रमण किया। भारत सेना ने निजाम को जुड़ा हाँ दिया। कब किया था, सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद पर आक्रमण कर लिया और इन रजाकारों से भारत की जनता को या हैदराबाद की जनता को बचा लिया। ऐसी भी 2 लेना बोलो, छोटी छोटी वाली हम्म ऐसी की भी 2-3 लेना है, नहीं छोटी छोटी। हाँ वो बाद में, एक बार पूरा आंसर तो कंप्लीट होने दे। आधे बाकी। हाँ यहाँ युद्ध काफी दिनों तक चला, बहुत इन रजाकारों को बहुत खंडा इनको। अंत में निजाम को हार माननी पड़ी और भारत का अंग बन गया। कोई सीधी आंगली से घी नहीं निकलवाता है, तो आंगली कैसी करनी पड़ती है, टेढ़ी करनी पड़ती है। हाथ हो गए। समझ गए? हाँ क्या बोल रहा है, वो फर्स्ट की 3 लेना, 2-3 लेना छोटी कौन सी दिन लेने? अनिल सत्तर की। प्रश्न क्या था? हैदराबाद और मणिपुर का वो कैसा होगा, हैदराबाद और मणिपुर का मतलब बाद में कैसे जुड़े वो? अच्छा भारत में कैसे जुड़े बता देता हूँ। आज़ादी के समय हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, ठीक है। यहाँ का शासक कौन था? निजाम। निजाम बहुत अमीर था और चाहता था कि भाई हैदराबाद तो इस भारत संघ में नहीं जुड़ेगा, अपना अस्तित्व स्वतंत्र रहेगा। लेकिन वहाँ के लोग चाहते थे कि भाई हमें कहाँ पे जुड़ना है, भारत में। लेकिन वहाँ की जो जनता थी उसने आंदोलन किया उस निजाम के खिलाफ। निजाम ने देखा कि ऐसे नहीं मानेंगे, इनका निपटारा करो। उसने किसको भेजा? रजाकारों को भेजा। रजाकारों ने चोरी की, लूटपाट की, हत्या की और बलात्कार जैसे काम किए। अब ऐसे काम देखकर भारत की जो सेना थी वो कहाँ पहुँच गई? हैदराबाद। और वहाँ की जनता को रजाकारों से क्या करवाया? मुक्त करवाया। और लास्ट में इस निजाम को क्या माननी पड़ी? हार माननी पड़ी। मणिपुर के बारे में बताओ। मैं बताऊं? एक मिनट। मैंने हैदराबाद से यस मणिपुर के बारे में बताओ। मणिपुर का वो राजा जो कहते हैं ना, वो बहुत चंद्र सिंह थे। मणिपुर के राजा बोध चंद्र सिंह थे। यस वो चाहते थे कि भारत में मिल जाए मणिपुर। वो ऐसा चाहते थे कि भारत में मिल जाए। हाँ, वो तो ठीक चाहते है। थे ना, उनकी हाँ। जनता नहीं चाहती थी कि हम हाँ। भारत में मिले। हम्म, और भारत उनको मिला रहा था तो बाकी रियासतें नाराज थी। अच्छा बाकी रियासतें नाराज हो गई। उनकी जो ठीक है। 19 थी ना जो, हम्म, और वो नहीं चाहती थी कि भारत में मिले मणिपुर, हम्म, और वो नाराज थी। इसी कारण वो भारत को लगा कि वो चंद्र सिंह फिसल सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपना बल दिखा कर उसको अपने तरफ कर लिया और हस्ताक्षर करवा दिए। यस मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेता हूँ अच्छे से। मैं बताऊं? पहली बात, पूरा नहीं हुआ मेरा। मणिपुर भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। पहली बात बता सकते हैं उसकी लोकेशन। दूसरा, मणिपुर का राजा उस समय कौन था? बोध चंद्र सिंह। लोगों के दबाव के कारण, किसके कारण? लोगों के दबाव के कारण राजा ने कब? जून 19 में 1948 में क्या करवाए? चुनाव करवाए। क्या करवाए? चुनाव। और मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की। किसकी? राजतंत्र हाँ, की। ये दोनों बातें इसमें बताई मैंने। और भारत में सबसे पहले मणिपुर ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कराने वाला भारत में था। ऐसा अंग था, पहला अंग था जिसमें सार्वभौमिक, यानी कि भारत में सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहाँ हुए? मणिपुर में। तो फिर यहाँ पे भारत सरकार ने इनको ही गोटी में लेके मामला निपटा दिया। बड़ी में इनमें जून 1948 में बड़ी में करना सेना वैसे भी। अब वो नहीं, राजा नहीं चाहता था, वहाँ पे भी ऐसे ही था कुछ इस कंडीशन। लेकिन जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हुआ था उसमें भारत संघ की जीत हुई थी। समझे ना? अगर भारत सरकार इसमें जीत गई है तो फिर क्या होगा? उसको मणिपुर को मिलना ही है। तो चाहता था लेकिन जनता नहीं चाहती थी। हाँ तो लेकिन जनता में अधिकतर वो हो गए ना जो मिलना चाहते हैं। कुछ मतलब आपने देखा था ना, कुछ लोग ऐसे थे चुनावी मतलब इनके पार्टियों से जुड़े हुए लोग, वो विरोध कर रहे थे। हाँ, जो याद आया? पार्टियों के थे। हाँ वो लोग विरोध कर रहे थे, न कि जनता। अब वो अगर लीडर है तो वो कर रहे हैं तो अपन ऐसा मान सकते हैं ना जनता कर रही है। इसीलिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वहाँ रखा गया और उसके अनुसार आधिकारिक रूप से उसको अपने अंदर
मिला लिया। पहले मणिपुर में भी अरे पश्चिम में नहीं। भी हैदराबाद में वो टाइमिंग कहाँ की भी में लिखी मिली नहीं। सितंबर में हुआ था, हाँ, जून। हाँ हैदराबाद में सितंबर और मणिपुर में जून, ठीक है। हाँ, जो पहले जो मणि में भी मणिपुर यस से यस, पहले मणिपुर का काम, फिर अब मेरी बात सुन, हैदराबाद में मैटर ज्यादा था, तेरे को ही पता है ये बात तो है। बहुत वो रजा का लूटपाट बहुत समय तक मचा रहे थे, धीरे धीरे उसको कंट्रोल में लिया गया, युद्ध भी तो बहुत लेकिन चला। मणिपुर का काम तो तुरंत बोटिंग से हो गया ऐसे। अगला प्रश्न, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 1920 1920 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कल और कलकत्ता में, ठीक है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश की मांग को लेकर भूख हड़ताल से किसकी मृत्यु हो गई? रामुल्लू, पोटिनी रामुल्लू, है ना। पोटी श्री रामुलु है। अपन को रामुल्लू लिखना अच्छा लगता है, पोटी श्री रामुलु तो ने पोटी श्री 56 रामुल्लू लिख देना और कोष्टक में रामुल्लू लिखना जरूर। सर को लगना चाहिए कि हाँ हमने इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ा है, रामुलु 1900 Yes. है, उन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद दम तोड़ दिया। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य जो बना था, कब बना था ये? 1951 कभी भी बना था, लेकिन क्या बना था? तेलंगाना बना था, याद रखना। आंध्र प्रदेश से टूट कर क्या बना था? तेलंगाना। क्लियर। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाए? 22 दिसंबर 1953। सुनना, न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ, बनना एक ही होता है। और इस अधिनियम को 31 अगस्त 1956 को लागू कर दिया गया। समझ में आया? 21 ने तो उनको मतलब वो भी 22 दिसंबर 1953 को तो गठन हुआ, यानी शुरुआत हो गई थी, उसके बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। और चाय बनकर कब तैयार हुई? 31 अगस्त 1956। बता दोगे? दिसंबर पहले आएगा और अगस्त बाद में आएगा, यानी कि दिसंबर से तो बनने का काम शुरू हुआ था और अगस्त में मामला ओके कंप्लीट। 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1953 यस, और बसे 31 दिसंबर 1956। तारीख याद कर ली तो ये राजनीति अपने हाथ का खेल है और इतिहास भी अपनी अंगुली का खेल है। और तारीख याद नहीं हुई तो थोड़ा बहुत गड़बड़ घोटाला नेताजी की तरह हो सकता है। 22 दिसंबर ने तो बॉबी होगा शुरुआत। हाँ, एक बार और बता दो भाई साहब, मैं बताऊं? राज्य पुनर्गठन आयोग ये कब बना था? 22 दिसंबर 1953 और 31 अगस्त 1956 को क्या हुआ था? ये लागू हो गया था। हाँ, पास हो गया। Clear? अगला प्रश्न, 1960 में कौन से 2 नए राज्य बनाए गए? नागालैंड 1960 में महाराष्ट्र गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात। कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात। अब सबसे बड़ा और कठिन और सरल प्रश्न, 1960 में क्या बना था? महाराष्ट्र और गुजरात। 63 में क्या बन गया था? नागालैंड। और 1972 में क्या बना था? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ठीक है। और 1987 में मिजोरम और 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ और 2014 में तेलंगाना। ठीक है। ये अपने मामला जो सर ने दिए थे क्वेश्चन अपने ओके। अगला प्रश्न, और है ना? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या दे रखा है बताओ? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतरराष्ट्रीय यानी सभी राष्ट्र क्या करेंगे? एक दूसरे में शांति स्थापित करने में मदद करेंगे। कोई नाटक करेगा तो दूसरे देश मिलके उसकी क्या बजा देंगे? बैंड। देश के राज्य हैं? अंतरराष्ट्रीय यानी कि दूसरे राज्यों से, मतलब एक तो अपना कंट्री हो गया, अब दूसरे कंट्री से अपने रिलेशन होते ही होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि शांति रखनी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना और सुरक्षा, अपनी सुरक्षा पहले। कोई हमला भी करे तो एक बार मामला उसका नहीं बढ़ जाए। यस। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो गूगल के अनुसार है कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। ठीक ये है। नहीं याद होगा मेरे को। कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है। नेशनल इंडियन आर्मी आते हैं, मोहन का दिमाग, मोहन हाथ में आना चाहिए, मोहन को हाथ में पकड़ के रखना है हमेशा। ठीक है। अपने मोहन जी का नाम याद है? मेरी क्या अरे अपने गांव के मोहन जी का नाम याद है? मोहन ठीक याद है, है। कैप्टन मोहन सिंह। तो मोहन भाई याद रख लेना। ठीक है। क्या है? कैप्टन मोहन। कैप्टन मोहन सिंह। ठीक। हमारी टीम के कैप्टन कौन है? तो मोहन जी।
भारत के प्रथम विदेश मंत्री बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्षता की नीति पर टिप्पणी लिखो, जल्दी से लिखो। गुट निरपेक्षता क्या होती है बताओ। ये वो मतलब मतलब ये कहीं होता गुट है में शामिल नहीं भी हो, मतलब यस, गुट निरपेक्षता का मतलब ये होता है किसी गुट में शामिल नहीं कि होना। हाँ सुनो, नीति का विश्व में किसी भी गुट के साथ द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर सैनिक समझौते में भाग नहीं लेना, यानी कहीं पे भी समझौता हो रहा है तो उसमें भाग नहीं लेना अपना। मैंने लिया था, निश्चित था। नेक्स्ट, नीति का पालन करने वाले राष्ट्र जहां एक और गुटबाजी की विश्व राजनीति से विलग, जहां दूसरी ओर विश्व शांति और सुरक्षा की प्रकृति हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भरपूर मदद देते हैं, यानी कि ये एक हेल्पर कंडीशन में काम करते हैं, ठीक है, जैसे सुरक्षा से संबंधित या फिर अलग, ये फालतू की चीज़ों में नहीं फंसते, यानी कि कोई दो पक्ष है उनके बीच कोई समझौता हो रहा है तो ये भाग नहीं लेते भैया, हाँ मैं बीच में नहीं रहूँ, तुम्हारे जो करना दोनों मिल के करो। ऐसे कोई जैसे यूक्रेन और रूस लड़ा रहे हैं तो कोई देश सामने से होके नहीं जाता अगले भैया किस बात के लड़े हो रहे, तू यहाँ बैठ और तू यहाँ बैठ, ऐसे गुट बीच में नहीं बन सकते हैं, क्योंकि साला ये इसको खाएं ये इसको खाएं। अगर देश का कोई मुखिया है वो ऐसे उल्टे काम कर रहा है और एक ही नाराज हो गया अपने ऊपर आग पड़ा तो अपनी दिक्कत हो जाएगी, अपनी सुरक्षा नष्ट हो जाएगी। और कभी कभी ऐसा होता है दोनों दुश्मन मिल गए अपन को बीच लेते हैं, उनको जगह चाहिए, वो क्या पता अपन के ऊपर गिर जाए, रोज भाई देगा भाई होता है। हाँ, तो ये बात है। आज बताया था सर ने। अगला है एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955। तो सबसे पहली बात कब हुआ था? 1955। क्या एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब हुआ था? 1955। ये कहाँ पे हुआ था? इंडोनेशिया के बाडुंग में हुआ है, बाडुंग में, ठीक है। अब गुट निरपेक्ष जो आंदोलन होता है उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे राज्यों ने हिस्सा लिया था, वो एक्स्ट्रा चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ बताओ? क्या? गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? कब हुआ बता देता हूँ, 1961 में हुआ गुट निरपेक्ष। ठीक है। बेलग्रेड क्या है? बेलग्रेड, बेलग्रेड यूगोस्लोविया है ना। बेलग्रेड क्या है? बेलग्रेड दो नाम है, बेलग्रेड, ठीक है। में हुआ था बेलग्रेड। हाँ, नेक्स्ट अगला है इसमें तो वापस पूछो, क्या पूछा है? हाँ वापस बता देता हूँ। गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है इसका प्रथम शिखर सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था बेलग्रेड में और समय है 1961 और 25 देशों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट, पंचशील घोषणा किसके साथ हुई? चीन के साथ हुई। किसके साथ? चीन के साथ। और पंचशील ये जो समझौता हुआ था ये 1954 में भारत और पाकिस्तान भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है। भारत और चीन, समझ गए? और इनका नाम तो बताओ। किसका? तो हमारे प्रधानमंत्री थे एक तो, हाँ और उनके वो नेता डिटेल यहाँ नहीं दे रखी। यहाँ पे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि पंचशील की घोषणा किसके साथ हुई? तो चीन के साथ। और कब हुई? तो 1954। दो चीज़ें पूछी हैं, दो चीज़ों के जवाब अपन देंगे, ठीक है। बाकी डिटेल हम लेसन में पढ़ेंगे बहुत मजे से। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया बताओ? 1920। 1951। नहीं हाँ 1951। हाँ 23 मई 1951। यार ये अरे चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया? बहुत अच्छा, हमारे बच्चे अब पढ़ने लगे, बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। अगला प्रश्न, दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी 1960। अप्रैल 1959। कब मांगी? अप्रैल 1959। अगला प्रश्न, चीन ने भारत के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार जताया? अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन, ठीक है। बहुत बड़ा इलाका है ये, बहुत बड़ा इलाका है। 1962 के भारत चीन युद्ध का वर्णन करो। 1962 नहीं है तो 63 है। नहीं 63 भी है, 62 भी है और है। 99 भी है। एक बार बात करते हैं 1962 की, सुन लेना। अब इस समय क्या हुआ था? एक तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो यहाँ पे चीनी पीपल्स लिबरेशन जो आर्मी है इसने कब्जा कर लिया था। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश ने। कहाँ पे कब्जा किया था? चीनी किसने किया था? चीनी शक्कर नहीं, चीन वाले
चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, बोलो। चीनी पीपल्स लिबरेशन क्या है? लिबरेशन लिबरेशन है क्या इंग्लिश? लिबरेशन लिबरेशन आर्मी, एक बार और बोलो, मेरे साथ बोलना। चीनी चीनी पीपल्स पीपल्स लिबरेशन लिबरेशन आर्मी। इस आर्मी इसने किस पर कब्जा किया था? अरुणाचल प्रदेश के बहुत से हिस्से पर, ठीक है। फिर यहाँ पे एक तरफा युद्ध को विराम घोषित कर दिया गया, यहाँ पे युद्ध नहीं हुआ था, ठीक है। अब और ऐसा क्या मैं बताऊं? फिर यहाँ पे एक रेखा बना दी गई, मैकमोहन रेखा है ना, अब इस ये रेखा बना दी गई और वहीं पे स्टेबल हो गए थे। कोई मतलब ज़्यादा लड़े बड़े यहाँ पे कम हुई थी, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। 1965 में मैं फिर अपना फेवरेट युद्ध 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, अपन से ही अलग हुआ ना, अपन किसी से झगड़ा कर रहा है, ये तो गलत बात है, ठीक है। उसने भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। हाँ, एक हमारे जो सिंधु, चिनाब और सतलज और व्यास, ये चार जो नदियाँ है, इसके अलावा और है पांचवी रावी। सुनना, कौन कौन सी नदी? सिंधु, चिनाब, सतलज और रावी। ये जो नदियाँ है सारी पांचवी नदियाँ, एक बार और बोल देता हूँ, नाम याद रखना। सिंधु, चिनाब, सतलज, व्यास और रावी। ये जो नदियाँ है, इन नदियों के पानी से संबंधित जो बंटवारा है ना, वो बंद हो चुका था, यहीं से संबंधित कोई समस्या हुई थी, इसीलिए 1965 में अपने ये लड़े झगड़े हो गए थे। फिर वो टास्क समझौता हुआ था, वो उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसी में तो यस, हुआ था। 1965 में भारत के कच्छ सीमा, यहाँ पे देखो जो कच्छ सीमा है ना, मतलब गुजरात के आसपास, यहाँ पे हमला हुआ था और इससे संबंधित विवाद शुरू हो गया था। वो कुछ बोल रहे थे ये इलाका हमारे तरफ है, जूनागढ़ के आसपास का कोई जगह भारत है, ने मुंह वो तोड़ पाकिस्तान जवाब को बोल रहे थे कि हाँ भाई हमारे अंदर है। पहले क्या नींद आ रही थी, है ना, तो ऐसा कुछ। और फिर संयुक्त राष्ट्र में यूएनओ में भी ये मामला उठाया गया कि पाकिस्तान सलाम से बार बार झगड़ा करता है, इसको समझा दो। तो धीरे धीरे इस मटेरियल को भी सोल्व किया गया। 5 अगस्त 1965 को पाकिस्तान में एक नियंत्रण रेखा बना दी, जिसको एलओसी के नाम से जाना गया, ठीक है। इसमें समझौता कौन सा हुआ था? समझौता पूछ ले। नहीं, समझौता नहीं दे रखा है, समझौता पढ़ाया सबने तो। नहीं दे रखा है इसमें, ठीक है। अब मेरे अनुसार नहीं, ताशकंदी ऐसे कुछ था। नहीं, ताशकंदी। इससे हाँ, ताशकंद घोषणा है ना, इसमें ये सारे पीडीएफ में सब कुछ दे रखा है भाई, आराम से देखना तुम, ठीक है। उसके अलावा 1971 वाला ही क्या तुम्हारे सिलेबस में? तो इसमें भी कुछ नहीं है, 2 भागों में, मतलब यहाँ पे 2 हिस्सों के बीच भारत की 1200 मीलों की सीमा पड़ती है। इसके अलावा पाकिस्तान सैन्य सरकार पूर्वी पाकिस्तान के अधिक ध्यान नहीं दिया गया था, उर्दू भाषा को थोप दिया गया, यानी कि मतलब कुछ इलाकों में ये शायद विरोध इसमें हुआ था बहुत सारा, ठीक है, बांग्लादेश उससे समझ लेते। ये मामला थोड़ा सा कम था, 65 का ज़्यादा था मेरे हिसाब से। 65 और 99। हाँ, वो थोड़ा सा ज़्यादा था। बांग्लादेश होती क्यों? बांग्लादेश होने से ही बता। ठीक है, उसी में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे पहले इसको, बांग्लादेश लेकिन को। बाद में ये स्वतंत्र घोषित हो गया। यहाँ पे बहुत मैं फायदा कुछ नहीं लिया, भारत में पागल है भारत। यहाँ पे बहुत मज़ेदार घटनाएं हुई थी, है ना। वो इधर से उधर आए थे, यहाँ पे सेना ने कब्जा कर लिया था, फिर इन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, ऐसा कुछ बहुत बड़ा मटेरियल यहाँ हुआ था। उसको जब लेसन पढ़ेंगे ना तब डिटेल में देखेंगे। ये तो क्या टेस्ट के हिसाब से एक क्विक रिविजन हो गया अपना, ताकि परीक्षा में कल आराम से लिख सके। अगला है नेपाल अच्छा देश है। वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? युद्ध। ये जो करगिल का युद्ध हुआ था, है ना, क्या करगिल का युद्ध 1999 में। 1991 में क्या हुआ? सॉरी, 1999 में। हाँ, ये तो बोल रहे हैं। हाँ, 99 करगिल, ठीक है, करगिल जिले में युद्ध हुआ था, ठीक है, नियंत्रण रेखा के आसपास। यहाँ पे कुछ आतंकवादी घुस गए थे इस कारण। इसके अलावा लद्दाख की भारतीय जो सीमा है, यहाँ पर भी ये जो भारतीय सेना को मतलब ये घुसपैठ करते थे इनको, मतलब क्या है कि मतलब तारों के नीचे से होके आ जाते हैं, बंदूकें देके मिलते हैं, मार के आना, तू ही मर जाना, वापस मत आना। मेरा सिद्धांत नहीं होता आतंकवादियों का कि भाई मैं तो जाऊँगा, हज़ारों को मारूंगा, लाखों को मारूंगा, उनका ये सिद्धांत होता है। और वो घर से निकलता है, ये नहीं सोचता है मैं वापस पाकिस्तान जाऊँगा, ठीक है। तो उनके दिमाग में मतलब ऐसे ही भर दिया जाता है। तो अब वहाँ से इन सारे दुश्मनों को बाहर निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। क्या था? ऑपरेशन विजय। इसके थ्रू आतंकवादियों को क्या किया गया था? भारत से बाहर निकाला गया था, यहाँ भगवान के पास पहुँचाया गया था। फिर ये ट्रांस कारगिल के क्षेत्र है, ट्रांस कारगिल है ना, मतलब जम्मू कश्मीर में ही है। तो वहाँ पर भी बहुत सी घटनाएं यहाँ पे हुई थी। यहाँ पे भी बहुत सारे
जो ये पाकिस्तानी थे इन्होंने शायद कब्जा कर लिया था। 99 को हाँ। मैंने दो में पढ़ा हाँ, पाकिस्तानी सेना मतलब जो थे उनको वापस यहाँ से खदेड़ दिया गया था। ठीक है, कुछ समय तक ये यहाँ रहे, 60 दिनों तक यहाँ पे रहे, 2 महीने तक, फिर वापस इनको खदेड़ दिया गया। उसने 1965 में ना बहुत से जिलों को अपने अधीन कर लिया था पाकिस्तान में। अगला है ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता ये 1965 में हुआ था ये भारत और पाकिस्तान के बीच। पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 लिख रखा है, करेक्ट क्या है बताओ? करेक्ट 65 65 है, तो 65 करते, 65 ही है। गूगल के अकॉर्डिंग 66 है और तेरे अकॉर्डिंग 65 है। नहीं, किताब में 65 है। हाँ तो चलो 65 मैं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 10 जनवरी तब भारत ने 1965 वो को। देश वापस दे दिए ये समझो। लेकिन यहाँ पे 1966 दे रखा है, तो आप और कंफर्म कर लेना, 65 ठीक कर देंगे है। ना। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा रहा हूँ, अगर ये जो भी करेक्ट होगा उसको अपन 65 कर देंगे। एनसीईआरटी के अनुसार स्टार कर देंगे, ठीक है। 65 ठीक है, ठीक है। 1965-66 में ताशकंद का समझौता हुआ था, ठीक है। और इसमें Yes. भारत ने वापस देश छोड़ दिए, कुछ नहीं है भारत हाँ। छोड़ा क्यों, लेके आता है साथ। फिर अगला है शिमला समझौता। अब ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, कब हुआ था? 1971 में, ठीक है। बांग्लादेश जब 90,000 सैनिक मारे गए थे, बहुत सारों ने आत्मसमर्पण कर दिया था 90 लाख और सैनिक आत्मसमर्पण पूर्वी पाकिस्तान किए। बांग्लादेश में बदल गया था। ये सारी घटनाएं 1971 में अपन को देखने को मिली थी। ये सारे मेरे को आते हैं। अगला प्रश्न, लौह अयस्क के भंडार किस राज्य में मिले? सुनना, उड़ीसा, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, इन राज्यों में। उसके अलावा राजस्थान भी है, ठीक है। इन सभी राज्यों में क्या मिले हैं अयस्क के भंडार। बताओ, लौह अयस्क के भंडार। अरे जाना है? जा सकते हैं। भैया मेरी बात सुनो ना। हाँ पहले ये उड़ीसा में ही मिले थे क्योंकि वहाँ पे वो आतंकवादी हाँ, जो- हमने पढ़ा था ना लेसन में, तो लेसन में हम सारी डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एग्जाम के अकॉर्डिंग। अपन को तो रिटर्न फॉर्म में लिखना है, तो कोई टेंशन है नहीं। फ्रेंड क्या है उड़ीसा, देखो, झारखंड। कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, राजस्थान, ठीक है। अगला है वामपंथ और दक्षिण पंथ। वामपंथ क्या होता है? गरीबी, गरीबी हाँ, और आर्थिक और सामाजिक जातीय वर्गों की- समानता हाँ। ये लाना चाहते हैं, ठीक है। और दक्षिणी जो पंथ- पिछड़ गए ऐसे लोग इसमें आते हैं, जिनके पास शक्ति नहीं है, गरीब ऐसे लोग आते हैं। और दक्षिणपंथी में क्या होता है बताओ? ये बहुत सी चीज़ें सामाजिक मानते हैं, या फिर दक्षिणपंथी राजनीतिक पोस्टर समाजवाद देश का गला घोट रहा है, समाजवाद नहीं चाहते वो, ठीक है। हाँ, अरे मैं लिख रखा है, मेरी बात सुनो। दक्षिणपंथी होते हैं ना, समाजवाद को मतलब डाउन मानते थे, ऐसा कुछ था इनके बीच। अगला प्रश्न तेरे लिए, आज़ादी के समय विकास के कितने मॉडल थे? क्या? आज़ादी के समय विकास के कितने मॉडल थे? दो। पहला मॉडल पूंजीवादी, दूसरा ठीक है पूंजीवादी और समाजवादी। भारत ने कौन सा मॉडल अपनाया? ये Yes. आपने प्रश्न नहीं पढ़ा, मैंने बता दिया। भारत के विकास का कौन सा मॉडल था? मिश्रित मॉडल। अर्थव्यवस्था का मॉडल, यानी कि अर्थव्यवस्था अपने मिक्स रहेगी भाई। बोला ना में पंचवर्षीय योजना में बोला था कि भाई आराम से चलेंगे और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ऐसी कुछ भी हुई थी। फिर है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। कब हुई थी योजना आयोग? 15 मार्च 1950। इसको नीति आयोग भी कहते हैं। योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में किस नाम से जानते हैं इसको? नीति आयोग। अब नीति आयोग नाम कब से पड़ा? ये 1950 के बाद। 1950 के बाद। नहीं 2014 के लिए 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? नीति आयोग। नरेंद्र मोदी। नीति आयोग। अरे मैं भूल गई। नेक्स्ट, हाँ नीति आयोग का पूरा नाम बताओ। 1 जनवरी 2015। मैं बताऊं? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नाम घोषित कर दिया गया। नाम बदला है, गठन नहीं हुआ है। हाँ, एक ही बात है। नहीं, गठन होना अलग बात होती है। पूरा नाम बताओ। राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। ये संस्था होती है ना, ये क्या करती है? मोदी जी को आइडिया देते हैं, मोदी जी हम ऐसे करें, नहीं नहीं ऐसे करते, ऐसे अब खुरापाती आइडिया नहीं आते अपने क्लास में, तो यार कैमरा वहाँ लगाते, ऐसे कोई बोल लेता यार अपने यार इस पेड़ पे लगाना, नहीं नहीं ऐसे लगा देते हैं। अरे नहीं चिकन हाँ, बता देते हैं। इसे काम नीति आयोग करता है, ठीक है।
इंग्लिश में इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आपने नीति आयोग को हिंदी में याद रख लो अपने तो, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। यो करी ने भारत परिवर्तन संस्थान। परिवर्तन संस्था। यो कही अरे नीति आयोग का पूरा नाम, पूरा नाम ही पूछे। हाँ पूछा जाता है। हे भारतीय राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना का विकल्प किस देश से लिया गया? पूर्व सोवियत संघ से। प्रथम द्वितीय तृतीय पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग पहले का बता। पहले तो 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 66, तीनों है, तीन पेपर देखा है पूरा? हाँ 66 तक, और फिर थोड़े समय के लिए उसने रेस्ट कर लिया था। प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर ध्यान दिया गया था? कृषि क्षेत्र पर। दूसरे में भी कृषि पर ही जोर दिया गया था, ठीक है, कृषि आरा कोड। केरल के विकास एवं नियोजन के लिए जो मॉडल अपनाया गया था उसे मैंने नाम दिया है केरल मॉडल, ठीक है। केरल को केरल मॉडल से नाम दिया जाता है। हाँ केरल मॉडल के नाम से मॉडल लगा दो आगे। ये नाम मैंने दिया है। किसने दिया है? मैंने। और प्रश्न सुन ले, केरल में विकास एवं नियोजन के लिए यानी कि डेवलपमेंट के लिए कौन सा मॉडल अपनाया गया? केरल मॉडल। और इसका टारगेट जो था वो था ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। इसीलिए शायद ऐसा लगता है केरल की साक्षरता अधिक है शायद भारत में। क्या? भारत में केरल की साक्षरता अधिक है, ज़्यादा है, मतलब कम नहीं है। वहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित है क्योंकि उन्होंने केरल मॉडल अपनाया था ना, इसलिए। केरल मॉडल में क्या है? क्या उन्होंने शायद एजुकेशन को ज़्यादा फोकस किया होगा कि बच्चे पढ़े सीखे होशियार बने, नौकरी लगे, जैसे राजस्थान में जालोर वाले करते हैं, बस में बैठ जाते हैं पेपर हल कर लेते हैं। होता है ऐसा? होता है। हमने तो लाइव देखा है, बच्चों को पकड़ पकड़ के निकाल रहे थे, वीडियो आते ना फिर। यस, अगला इलाका बंदी नीति क्या होती है बताओ? या इलाका बंदी नीति है कोरोना महामारी दुनिया ने झेली है, तो कोरोना महामारी में क्या होता है? इलाके बंद कर दिए हैं, दुकानें नहीं सभी को बंद कर दिया। वो क्या कहते हैं, क्या लगाया? लॉकडाउन लगा दिया और कर्फ्यू लगा दिया, पता है ना। तो इलाका बंदी सुन लो, कोई महामारी हो सकती है, आतंकी घटना हो सकती है, आपराधिक घटना हो सकती है, या धर्म के आधार पर कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, वहाँ के इलाके को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। न तो किसी को वहाँ से बाहर जाने दिया जाता है, न ही दिलीप जैसा आदमी अंदर आ सकता है। इसको हम क्या कह सकते हैं बताओ? ठीक है, नाकाबंदी के अंतर्गत नहीं, इलाका बंदी के अंतर्गत आता है। मैं ये सोच रहा आपको पता चल नहीं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, मेरे को पता रहता है, वापस फोकस चला जाता है यहाँ पे। अगला है हरित क्रांति से क्या आशय है? कुछ नहीं है, कृषि के उत्पाद बढ़ाना, रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा प्रयोग करना, मिट्टी खराब हो तो हो, अपन को ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए, ज़्यादा दवाइयाँ छाटना, ये सारा होता है। अब अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हरित क्रांति का सबसे अधिक फायदा किस किस को, वो बताओ? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी आंध्र प्रदेश। हाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी आंध्र प्रदेश, लास्ट में तमिलनाडु। अगला प्रश्न, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड कब शुरू हुआ था बताओ? 1970 में। डेयरी से जुड़े उद्योगों का क्या करना? विकास करना। बता रहा हूँ ना, 1970 में। और क्या काम था? डेयरी से जुड़े उत्पादों को बढ़ाना, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड 1970, और डेयरी से जुड़े मतलब डेवलपमेंट करना है इसमें। अंतिम प्रश्न, 14 निजी बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19
69 में कब किया गया? 14 बैंकों का एक साथ क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण, यानी कि उनको मतलब मान्यता दे दी गई कि पूरे मतलब कंट्री में इनकी वैलिडिटी अच्छे से रहेगी, ऐसे बैंकों को बनाया गया। और कुछ बैंकों के नाम भी यहाँ पे परिवर्तित हुए होंगे। और मैंने बोला था कि तुम्हारी चिंता किसे है, मुझे आज दलीप ने मैंने मिल के स्लाइडें क्या कर ली, बना ली, और सारी क्वेश्चन अपन ने वीडियो में डिस्कस कर लिए। तो अब और तुम्हें लगे कि भाई कमी है, 10 में से 10 नहीं आ सकते, तो तुम PDF को पूरी से छानबीन कर लेना अच्छे से, ठीक है। लेकिन नंबर कितने आना चाहिए? 10 में से 10। और ऐसा लगना चाहिए हाँ कुछ लिखा है। थोड़ी सी राइटिंग अच्छे मोदी जैसे अक्षर लिखने की कोशिश करना, ठीक है। और कर लेंगे। अब थोड़ी देर बाद अपन किसकी पढ़ाई करेंगे? इतिहास की। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। टाटा। भैया आज मैंने